बच्चों आज हम हमारी इकाई सेकंड में भारत में शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम संसद, है ना, संसद पढ़ेंगे। संसद का नाम आप सभी बच्चों ने सुन रखा है, क्योंकि 9th 10th में भी हम पढ़कर आए हैं, 11th में भी हमने पढ़ा और अब हम 12th में पढ़ेंगे। बात वही है, बेसिक चीज वही है, केवल शब्दों का थोड़ा हेर फेर है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। अब हम बड़े बच्चे हो गए, 12th पास आउट होने जा रहे हैं, आगे कॉलेज स्टूडेंट बनेंगे, तो बस थोड़ी शब्दों का हेर फेर है, अनुच्छेद है, अनुच्छेदों को याद करना है और थोड़ी हाई लैंग्वेज है, बस सिर्फ यही है ना। तो बेस तो वही है, जो बेस हम आपको शुरू से कहते आ रहे हैं ना बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, जो मैंने 10th में पढ़ाया था आपको लोकसभा राज्यसभा, बस सेम वही चीज़ है। तो अब हम अपने को इस अध्ययन में पढ़ रहे हैं। आपको पता है किसी भी शासन व्यवस्था, मतलब किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है, उस सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। हमने हमेशा पढ़े ना, कौन कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका कार्य कर रही है, पर वो किस पर कार्य कर रही है? व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए हुए कानूनों पे कार्य कर रही है ना। तो भारतीय संसद को व्यवस्थापिका कहा जाता है, या भारतीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, जापान में डाइट कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, कहीं मजलिस कहा जाता है, और कहीं पर इसे बुंडेस्टंग कहा जाता है। तो अलग अलग कहा जाता है, पर भारतीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है बच्चों? संसद कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था संसद क्या होती है। संसद क्या होती है? राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति बराबर संसद। ठीक है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनती है। राज्यसभा और लोकसभा में ये दोनों सदन है, और राष्ट्रपति इन पर हस्ताक्षर, इनके द्वारा बनाए कानूनों पर हस्ताक्षर करता है ना। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होने के साथ साथ व्यवस्थापिका का भी प्रमुख अंग माना जाता है। तो भारतीय संसद जो है वो वैसे तो ब्रिटिश शासन की देन है ना, ब्रिटिश से लिए ना हमने संसदीय व्यवस्था, लेकिन फिर भी जो हमारे वेदांग थे, वैदिक युग था, उसमें भी सभा समिति का जो कार्य था वो एक तरीके का संसद का कार्य था। और जो पहले हम पढ़ते थे, गाँवों को देखते थे, गाँव में पंचायत को, तो वो सब भी एक तरीके से संसद का ही एक बीज मान सकते हैं हम, है ना। सभा समिति और क्या मान सकते हैं? बीज मान सकते हैं। और आधुनिक रूप में संसद का जो अर्थ है वो प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत होता चला गया। यानी लोकतंत्र की प्रमुख व्यवस्था कौन सी है? संसदीय व्यवस्था, व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए कानून। इसका मेन कार्य क्या होता है? कानूनों का निर्माण। उससे पहले, पढ़ने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को देखना चाहेंगे बच्चों। इस भारतीय संसद जो है, इसकी पृष्ठभूमि में 1833 के चार्टर से 1935 के अधिनियम, हमने बहुत से चार्टर पढ़े थे, पार्लियामेंट एक्ट पढ़ा था, रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, और 1919 अधिनियम पढ़ा था, 1935। तो जो हमारा जो संविधान है उस पर जो मेन दृष्टिपात है, जो मेन दृष्टि जिसकी पड़ रही है, जिसके आधार पर है, वो है 1935 के अधिनियम पर के द्वारा हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, और उसी में इसकी हमें पृष्ठभूमि भी दिखाई देती है। तो किस तरीके से उसको लोकतांत्रिक बना जाए, अलोकतांत्रिक तत्वों को हटाया जाए, ऐसे करके आगे इसकी पृष्ठभूमि चलती चलेगी। अब आ रहा है संसद का गठन। संसद का गठन कैसे किया जाता है बेटा? संविधान के अनुच्छेद 79 के द्वारा। आपको अनुच्छेदों से अपना आंसर लिखना होगा। अनुच्छेदों से आंसर लिखने से आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे प्रेस करने से कपड़े की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे हम अपने आंसर को सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं तो हमारे आंसर की वैल्यू बढ़ जाती है। वैल्यू बढ़ती है, हमारे नंबर बढ़ जाते हैं ना। तो अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का गठन किया जाता है। संसद का गठन मैंने अभी आपको जस्ट यहाँ समझाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। राज्यसभा इसके अंदर उच्च सदन है, लोकसभा इसके अंदर निम्न सदन है, और राष्ट्रपति इसका एक प्रमुख अंग है। जैसे कि पूरा कानून बन गया परंतु उस पर अगर साइन नहीं हुए, है ना, मकान खरीद लिया, पेमेंट भी हो गया, पर रजिस्ट्री नहीं हुई ना, तो क्या होगा? वो वैलिड नहीं होगा। ऐसे ही अगर उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुए तो वो कानून वैलिड नहीं होगा। यानी लोकसभा राज्यसभा से मिलकर, और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है? संसद का निर्माण हो रहा है, इसका गठन किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत
सारी प्रक्रिया, जो भी कानून बनाने की प्रक्रिया है वो दोनों सदनों में से होकर गुजरती है। इसके पश्चात आ जाता है हमारा योग्यता, है ना, योग्यता। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों, किसी भी संसद का सदस्य होगा, है ना, तो हमारे पास कुछ योग्य, जैसे अगर आप टीचर ही बनना चाहते हो, टीचर बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, मॉनिटर बनने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए, तो फिर हम तो संसद सदस्य की बात कर रहे हैं, तो संसद का सदस्य बनने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यताएं वैसे तो सभी नॉर्मल है, जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और पागल दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, प्लस इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कौन सी है, आयु। कौन सी बेटा, आयु। तो इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि 25 वर्ष की आयु तो लोकसभा सदस्य के लिए होनी चाहिए, और 30 वर्ष की आयु किसके लिए होनी चाहिए, राज्यसभा सदस्य के लिए। 25 और 30, बस आपको ये याद रखना है कि 25 की आयु किस में होगी, लोकसभा सदस्य के लिए, और 30 की आयु किस में होगी, राज्यसभा सदस्य के लिए। यह आप चार्ट पैटर्न जो मैंने 10th क्लास में भी बनवाया था आप लोगों से, 11th में भी समझाया था, और आज 12th में फिर बता रही हूँ कि आप उस चार्ट पैटर्न से भी इसको कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न से कैसे करते हैं बेटा, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पर ना। संसद, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, फिर निम्न सदन, उच्च सदन, फिर इनसे संबंधित जो भी बातें हमारे पाठ्य पुस्तक में आती है ना, इनके नीचे नीचे ऐड करते चले जाएंगे, तो हमारा एक चार्ट बन जाता है, पूरा टॉपिक हमारी आंखों के आगे क्लियर हो सकता है मैं अगले वीडियो में आपको चार्ट बना के बताऊँ, ठीक है। तो ये इसकी योग्यताएं हो गई कि अगर आप में ये एबिलिटीज हैं तो आप इसके योग्य बनेंगे। देखो कुछ कुछ लोगों में, कुछ कुछ जनता देश में ये मांग की जाती है कि देश के सर्वोच्च पद पर जो जन्मजात व्यक्ति होगा, मतलब जिसका जन्म भी भारत में हुआ होगा, वही व्यक्ति इस पद पर बैठेगा, क्योंकि बहुत से देशों की संसद में ये व्यवस्था है। परंतु भारतीय संविधान में ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। बस यहाँ पे जिसने भारतीय नागरिकता पाली है, चाहे वो जन्मजात है या नहीं है, लेकिन वो इसका सदस्य डिमांड की जाती है, और डिमांड होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ना। इसके पश्चात है विकृत चित्त पागल दिवालिया, ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। एक दूसरी बात यह है कि अगर आप सदस्य बन जाते हैं परंतु बाद में कभी आपकी जांच की जाती है या फ्रॉड होते हैं, तो आपको अपने पद से त्यागपत्र देना अनिवार्य है, ये एक दोष माना जाता है। ओके, ठीक है। अब आ गई हमारी शपथ। शपथ यानी क्या होता है, जो वचन लेते ना, शपथ मैं हाजिर नाजिर मान के, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही सदस्यों को राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलवाता है ना। शपथ एक ऐसी चीज है कि भाई वो वैलिडिटी, कि किसी चीज को किस प्रकार से वैलिड किया जा सकता है, इसको हम लोग सिंपल भाषा में, चाहे वो संसद में लोकसभा का सदस्य हो अथवा वो राज्यसभा का सदस्य हो, इनको हम क्या एमपी कह के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी कहकर हम इनको बुलाते हैं, है ना। एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमेशा ध्यान रखना है, एमपी यानी मध्य प्रदेश मत लिखिए आना, एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को शपथ कौन दिलाता है, या तो राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, कि मैं इस पद पर रहते हुए इस पद की गरिमा का और संविधान का पूरा ध्यान रखूंगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा। इसके पश्चात आ जाता है संसद के सत्र। सत्र क्या चीज होती है बेटा, ये अनुच्छेद 85 के अनुसार दिखाई गई है कि सत्रों को किस प्रकार, सत्र क्यों बुलाए जाते हैं। सत्र क्या होता है, सत्र होता है एक निरंतर चलने वाली मीटिंग होती है, लॉन्ग मीटिंग होती है, जिसमें सभी सदस्य अपनी अपनी बातों को रखने के लिए स्वतंत्र होते हैं। भारतीय संसद में ये व्यवस्था की गई है कि दो सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे 3 सत्र बताए गए हैं। कौन कौन से 3 सत्र बताए गए हैं, एक तो बताया गया है बजट सत्र, एक बताया गया है मानसून सत्र, और एक बताया गया है शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र कहाँ हो जाएगा, फरवरी मार्च में हो जाएगा। फिर मानसून सत्र, मानसून कब आता है, जुलाई टू सितंबर में आता है। और शीतकालीन कब हो जाता है, दिसंबर से नवंबर दिसंबर में हो जाता है। ठीक है। संसद की कार्यवाही के दौरान दोनों सदनों का स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो उसके पीठासीन अधिकारी को होता है, और अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। परंतु सत्रावसान का अधिकार किसको होता है, सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। अगर सत्र को भंग किया जाता है, सत्रावसान करता है, तो उसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा का जो क्या बोलते हैं अपन, लोकसभा में तो अध्यक्ष
और राज्यसभा में सभापति। सभापति कौन होता है बताओ? जो भारत का उपराष्ट्रपति है, उसको ये अधिकार दिया गया है कि वो संसद सत्र बुलाए और कार्यवाहियों का संचालन करवाए। इसके पश्चात होती है गणपूर्ति। गणपूर्ति का क्या अर्थ होता है? किसी कॉलम को भरना, किसी कॉलम को भरना। तो भारतीय संसद व्यवस्था में ये व्यवस्था की गई है कि अगर इलेक्शन कोई मीटिंग हो रही है तो कम से कम 110 है ना, 1/10 सदस्यों की अनिवार्यता है। अगर आप 100 हो तो 100 में से कितना होना जरूरी है? 10 का होना। तो जो हमारी लोकसभा है उसके सदस्य कितने हैं? 545, यानी कि लगभग 55 सदस्यों का होना वहाँ पर अनिवार्य माना गया है। और जो राज्यसभा है उसमें कितने सदस्य हैं? 245। तो वहाँ पे कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है? यानी कि 10 होगा, यानी लगभग 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कि एक सदस्य को आधा तो काटेंगे नहीं, हाँ, टुकड़े करके तो लाएंगे नहीं। तो आपको ये बातें बिल्कुल माइंड में रखोगे तो आपको इसका गठन, इसका संरचना रचना सब याद हो जाएगी। अब है संसद में भाषा। अब संसद के जो कार्य होते हैं उसमें भाषा वैसे तो मेन 2 हैं। कौन सी? एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। लेकिन जो वहाँ का अपना संसद का अध्यक्ष है उसके देख रेख में पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को, जैसे जो केरला के हैं या साउथ के हैं, उनको क्या होता है अपनी भाषा बोलनी, ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। साउथ को तो आती है परंतु किसी को नहीं आती, सपोज तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलनी नहीं आ रही है, तो उसको उसकी मातृभाषा में अपनी बात करने का अधिकार है। उसका ट्रांसलेटर नियुक्त किया जाता है, वो ट्रांसलेशन कर देता है। तो हमको ये चीज़ समझ में आती जा रही है ना? ये सारी चीज़ें बहुत इजी सी हमको बिल्कुल समझ में आ गई। अब है मंत्री। मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 88 में किया गया है कि जो हमारे मंत्री हैं या जो महान्यायवादी हैं उनके क्या अधिकार होंगे। बेटा इनके अधिकार होंगे कि वो मंत्री और महान्यायवादी को संसद में अपनी बात बोलने का, अपनी प्रेजेंटेशन देने का, विरोध करने का पूरा अधिकार है। बस ये महान्यायवादी जो है वो संसद में मत नहीं दे सकता है। मंत्री तो दे सकते हैं परंतु महान्यायवादी संसद में मत नहीं दे सकता, परंतु किसी भी मुद्दे पर अपनी बात को रख सकता है ना? और मत, जैसे कि कोई व्यक्ति है संसद में लोकसभा का सदस्य, तो वो राज्यसभा में मत नहीं देगा, वो कहाँ से मत देगा? लोकसभा में मत देगा। ठीक है, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसके पश्चात अब ये हमने आज 1.8 पॉइंट पढ़ लिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बेटा इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। मैं आपको हमेशा उसी विधि से पढ़ाती आई हूँ और आप इसमें क्वेश्चंस बनाना, सेल्फ क्वेश्चन। जैसे सभी देशों की संसद के नाम याद करने हैं, हमको अनुच्छेद याद करने हैं, हमको योग्यताएं। अच्छा, योग्यताओं में विशेष ध्यान रखना है आपको उम्र। बाकी बातें तो आप लिख ही देते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिवाला नहीं होना चाहिए, लाभप्रद, ये तो आप लिख ही देते हो, वैसे सब में आनी है। लेकिन मेन चीज़ क्या याद करनी है हमको? उनकी आयु याद करनी है। और ये आपको पूरा याद करना है। मानसून सत्र क्या होता है, सत्र कौन कौन से हैं, तीनों। तो एक पूरा टॉपिक आपको लाइन करके अपने खुद के सेल्फ नोट्स भी तैयार करने हैं। इज दैट क्लियर? आज का टॉपिक इतना ही है। आगे हम राज्यसभा का गठन, लोकसभा का गठन, उनकी शक्तियाँ, उनके कार्यों का अध्ययन करेंगे।